नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात कर देंगे जो मध्य प्रदेश की सिविल जज की वैकेंसी निकली है, उस वैकेंसी की जो पात्रता देखकर जो अदर स्टूडेंट, जो लो स्टूडेंट है, जो सिविल जज में एक अपना सपना देख रहे हैं जज बनने का, तो किस तरह एक नोटिफिकेशन है उनके किस प्रकार की आस को, जो जज बनने की आस है, जो एक सपना है उनका कि फ्यूचर में अपने आप को जज के रूप में देखे, उस नोटिफिकेशन ने कहां तक ऐसे विद्यार्थियों की जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो कई सालों से इस चीज के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और रात दिन अपना समय, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ खाना पीना रहना सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ एक सिविल जज बनने का सपना देख रहे हैं। तो जो एमपीसीजे का जो नोटिफिकेशन आया है, जो मध्य प्रदेश का सिविल जज का जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन को देखकर कहीं जो विद्यार्थी हैं जो जज बनने का सपना देख रहे हैं, वो कहां तक हतोत्साहित हुए हैं, उनके मन में किस प्रकार की निराशा हुई है, उनकी क्या भावनाएं हुई है, बहुत ही कैसे बताएं आपको कि उनका मन इस तरह से निराश हुआ है, इसका इफेक्ट क्या उन पर, जिन्होंने इस नोटिफिकेशन को बनाया, क्या उन पर कोई चीज को सोचते हैं या नहीं सोचते। पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा कि जो एमपीसीजे जो मध्य प्रदेश है, उनकी जो सिविल जज बनने की योग्यता पात्रता क्या रखी है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 17 तारीख 11वां महीना 2023 को जारी हुआ है। कुल इसमें पद है 138, 138 पदों की वैकेंसी जारी हुई है। इसमें पात्रता जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से रखी है। क्या कहा गया है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति एलिजिबल होना चाहता है, इसमें जो पात्रता रखता है उसको 3 साल की एज एडवोकेट प्रैक्टिस होना जरूरी है। साथ ही साथ में उसका हर साल में 6 कोई ऑर्डर हो, कोई जजमेंट हो, उस पर एज एडवोकेट नाम होना कंपलसरी है। अगर ये सब नहीं होता तो उसे अपना जो लो उसने करा है, 3 साल का करा है, 5 साल का करा है, तो उसमें रेगुलर फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने क्लियर करा हो और वो भी 70% के साथ, 70% से कम नहीं होना चाहिए, किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं आनी चाहिए, कोई भी ड्यू नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो अपना पिछला सेमेस्टर बाद में अगर ड्यू हो गया तो बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और उसने जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दिया है वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, ये एक पात्रता रखी है। और साथ ही साथ जो एससी एसटी से है उनके लिए 50% रखा है, मतलब कि कास्ट में भी थोड़ा भेदभाव है, कह सकते हैं। जो ओबीसी है, जनरल है, उनके लिए 70% कंपलसरी है। उनको 70% अगर उनके हैं तो वो इस चीज के लिए एलिजिबल है, अगर नहीं है तो वो इससे बाहर है, कहीं पर भी इसमें वो प्रवेश नहीं कर सकते। अगर एससी एसटी कैटेगरी से है तो 50% पे उनको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं पर देखा जाए तो राजस्थान, जो मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट है, वो इसमें अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। वही करा सकते हैं जिसने 3 साल तक रेगुलर एज एडवोकेट प्रैक्टिस करी हो, या फिर अपने किसी जो लॉ की डिग्री करी है उसमें 70% प्लस उसका मार्कशीट में नंबर आए हुए हो, तो ये एलिजिबिलिटी है, ठीक है। फीस भी थोड़ा ऊपर नीचे है जो मध्य प्रदेश के है उनके लिए, और जो मध्य प्रदेश से अलग है, दोनों में डिफरेंस है। वो तो आप देख सकते हो कि इस नोटिफिकेशन में ऐसी खास बातें क्या है कि इसमें इस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तैयार करा है। अब इसको इससे परे जाके अपन सोचते हैं कि जब एक लॉ स्टूडेंट स्टडी करता है, अब जरूरी नहीं कि हर लॉ स्टूडेंट अपने बैकग्राउंड में फाइनेंशियल कंडीशन से मजबूत हो, किसी का बैकवर्ड फाइनेंशियल कंडीशन से थोड़ा डाउन भी हो सकता है, किसी का अप भी हो सकता है, कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो सकता है, कोई सेकंड जनरेशन लॉयर हो सकता है। तो सेकंड जनरेशन जो लॉयर है उसका कहां तक इफेक्ट पड़ता है, फर्स्ट जनरेशन जो लॉयर है उसका कहां तक इफेक्ट पड़ता है। पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर। कोई भी जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है वो एज लॉ स्टूडेंट अपना एनरोलमेंट कराता है, 3 साल 5 साल की वो डिग्री पूरी करता है और वो सपना देखता है अपना एक सिविल जज के रूप में बनने का, ठीक है। अब वो मेहनत करता है अच्छे से, लेकिन बाई चांस अगर वो ओबीसी कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है और उसके 70% से अगर कम है तो वो चीज में एलिजिबल नहीं हो पाएगा, वह इस एग्जाम को नहीं दे पाएगा। एलिजिबल नहीं होगा तो देगा कैसे। वहीं अगर कोई सेकंड जनरेशन लॉयर है तो उसके ऑलरेडी घर में एडवोकेट है तो उसको रेगुलरली गाइड करेंगे, और जब वो 3 साल की 5 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेगा तो एज है एडवोकेट, उसका नाम भी बाहर में आ जाएगा, ऑर्डर शीट पे भी उसका नाम आ जाएगा, मतलब सब कुछ उसको बना बनाया तैयार मिलेगा। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है उसको ये कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सारी मेहनत उसको खुद से करनी पड़ेगी। अब पहले तो उसको दिक्कत आएगी कि एक अच्छे सीनियर को ज्वाइन करने में, फिर कुछ समय लगेगा सीखने में, कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी, और इसके साथ में अगर वो प्रैक्टिस जारी रखता है तो वो कैसे संभव है कि वो जज की तैयारी कर सके। एक जज बनने के लिए उसे काफी कुछ पढ़ना पड़ता है, काफी कुछ सीखना पड़ता है। वो अगर एज एडवोकेट प्रैक्टिस करेगा तो वो सिविल जज की तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको और भी चीजें अपडेट रखनी पड़ेगी, और भी चीजें सीखनी पड़ेगी, जिसके लिए उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर एज एडवोकेट कोर्ट में अपना टाइम स्पेंड करेगा तो फिर तैयारी कैसे करेगा। काफी कुछ चीजें हैं। एमपीसीजे जो मध्य प्रदेश सिविल जज का नोटिफिकेशन, उसने कहीं जो लॉ स्टूडेंट है बच्चों को हतोत्साहित किया है, उनकी भावनाओं को, उनके जो एक जिज्ञासा थी जज बनने की सपना था, उसको कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंची है। अब जैसे मान के चलते हैं, अगर कोई बच्चा, अगर ये जो नोटिफिकेशन एमपीसीजे मध्य प्रदेश सिविल जज बनने के लिए अगर ऐसी योग्यता आई है, अगर बाकी जो स्टेट है उसके लिए भी अगर ऐसा होता है, तो कोई भी जो नया बच्चा है वो ऐसा सपना देख ही नहीं सकता कि वो जज बन जाए। उसको बाद में वही काम करना पड़ेगा जो वो पढ़ाई लिखाई अगर नहीं भी करता, लाखों रुपए अपने इसमें ना डुबाता तो कर सकता था। वो है बाजार में ठेला लगाना, चाय का लगाओ, पकौड़े का लगाओ, कुछ भी लगाओ। वह अपनी एजुकेशन पर इतना पैसा खर्च नहीं करेगा, उसके बजाय वो वहां पर काम करना पसंद करेगा, क्योंकि जब ऐसी योग्यता निर्धारित होती है तो उसमें एलिजिबल होने के लिए उसको काफी समय देना पड़ता है। 10 साल लग सकते हैं मिनिमम एज एडवोकेट प्रैक्टिस करने में, अपना जो नाम है वो ऑर्डर शीट में, जजमेंट में लाने में काफी समय लगता है, सीखने में काफी कुछ समय उसको वहां पर लगाना पड़ सकता है। ऐसे में अगर कोई लॉ स्टूडेंट है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं है कि वो रेगुलर एज ए प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता, तो कहां से एक सिविल जज बन पाएगा। अगर कोई जैसे यही अगर एमपीसीजे जो नोटिफिकेशन निकाला है, कैसे निकाला, क्या निकाला, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन क्या ये जो लॉ स्टूडेंट है उनके हितों के लिए है। आपको कहीं भी दिख रहा है कि जो बच्चे
जो काफी समय से इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर है, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दिया है, अपना पहला प्रयास सेकंड प्रयास कहीं दिया, वो चाहते हैं कि अगला प्रयास में अपन सफल हो सके। अब ये तो है नहीं कि किसी व्यक्ति ने, किसी लॉ स्टूडेंट ने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करी और आपने कोई वैकेंसी निकाली, वैकेंसी में उसने अपना रिक्वायरमेंट के तौर पर अपना एडमिशन करवा लिया या फिर उसने पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब ये तो नहीं रजिस्ट्रेशन होते ही उसको आप जज बना दोगे, उसके लिए भी उसको कहीं फेसेस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, प्रीलियम से गुजरना पड़ेगा, मेंस जो कि जज बनने के लिए 4-4 एग्जाम 2-3 घंटे के होते हैं वो देना पड़ेगा, मेंस के अलावा जब मेंस क्लियर होता है तब इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब अगर छटना ही है तो कई सारे बच्चे जिन्होंने शौक के तौर पर कोई फॉर्म भरता है जज बनने के लिए, तो प्रीलिम्स जो प्रारंभिक एग्जाम होता है उसमें छट जाएंगे। अगर मान लीजिए उसमें कुछ होशियार बच्चे रहते हैं जिनको जज बनने का वाकई में हौसला है, जज्बा, ने पढ़ाई करी, तो मेंस में आएंगे। मेंस में वही बच्चे सफल होते हैं जिन्होंने वाकई में उस चीज में कंप्लीट पढ़ाई करी है, सीखा है, अपना प्रयास जारी रखा है और उनका एक सपना, एक जज, एक हौसला है और उस चीज के लिए जिद्दी है कि हाँ हमें जज बन के रहना है। ऐसे बच्चे मेंस में फुल तैयारी के साथ में आएंगे, वो मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, अब मेंस की तैयारी करते हैं वो जज नहीं बनेंगे, उनके बाद में भी उनका जो फाइनल सिलेक्शन होना होता है वो इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू के बाद में भी जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो आप बताओ कि जज बनना कितना आसान है। ऊपर से जब आप ऐसी रिक्वायरमेंट डालते हो, ऐसे एलिजिबिलिटी डालते हो कि आप जज बनो, जज बनने के लिए आपको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तो भाई आगे का क्राइटेरिया ही इतना तेज है, इतना खतरनाक है कि वो पिछला क्राइटेरिया तो उसमें ही फेल हो गया, बाद का तो उसने अटेम्प्ट ही नहीं करा। तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर आती है तो कहीं बच्चों का भविष्य है जो अपना एक सपना रखते हैं, कुछ बनने का अपना एक जज्बा रखते हैं, तो उनका जज्बा और जज्बा कहीं ना कहीं एक धीमा पड़ सकता है और वो चीज के लिए हतोत्साह होकर वो चीज में प्रयास ना करना चुन सकता है। इसके लिए वो दूसरे क्षेत्र में, मतलब अगर जो एमपीसीजे मध्य प्रदेश की जो रिक्वायरमेंट आई है उस हिसाब से अगर ऐसी और रिक्वायरमेंट आती है तो कहीं विद्यार्थी इस चीज से, इस पार्ट से अपना हिस्सा छोड़ देंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे, चाहना क्या, आप खुद उनको जज बनाना देखना ही नहीं चाहते। मतलब अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो सीधा सीधा सा बात है कि वो सरकार जो भी है, जो रिक्वायरमेंट ऐसा तय करती है, रूल सेट करती है, वो नहीं चाहती कि नए बच्चे इस चीज में अपना एक नया मुकाम हासिल करें। अगर कोई चीज के लिए सपना देख रहा है तो वो सपना पूरा करे। एमपीसीजे जो मध्य प्रदेश सिविल जज की जो भर्ती है उसने कहीं लॉ स्टूडेंट की आशा को, उनके विश्वास को और उनका एक सपना को कहीं मतलब कितना उनको ठेस पहुंचाई है, कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ, उस भावना को मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ और कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज से वंचित हूँ कि मैं अपना एक प्रयास नहीं दे पाया। मतलब कि कहीं बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं 10th 12th में कमजोर होते हैं, लेकिन वो यूपीएससी जैसी बड़ी जो एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी करते हैं, उनमें टॉप रैंक हासिल करते हैं और आईएएस आईपीएस ऐसी पोस्ट है जो उनको अचीव करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस बंदे ने, जिस लॉ स्टूडेंट ने, लॉ में भले उसके कम अंक आए हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका जज बनने का सपना है तो वो जज बनने के सपने में भी वो पीछे रह जाएगा। वो अगर पूर्ण तैयारी करता है और निरंतर प्रयास करता है तो वो भी एक अच्छा जज बन सकता है, वो जल्दी जज बन सकता है। ये सारा चीज है उसकी प्रैक्टिस पर, उसके निरंतर प्रयास पर, उसके हौसले पर, उसके एक जुनून पर। तो आप एक क्राइटेरिया तय करके उसको पहले से ही बाहर कर देते हो, बाकी कुछ होता ही नहीं है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना है कि कुछ भी हो, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर आती है तो एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत ही कमजोर है और हमारा पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रहता। कोई हम जिस चीज को, सपने को जी रहे होते हैं वो सपना पूरा होने से पहले ही